गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होगी क्योंकि आज आप पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम और न्यूमेरिकल्स शेड्यूल्स वगैरह देखेंगे और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आप लोग को डिस्कशन कर दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन आप लोगों का पूरा 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस 4 मार्क्स के चैप्टर में अभी तक हमने जो जो डिस्कस कर लिया है वो मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज़, हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा अभी तक की क्लास में। दूसरी चीज़ हमने समझा माइक्रो निधि। आई थिंक आप आज का लेक्चर पूरा देखिए और अगर जब भी आपको टाइम मिले तो प्रीवियस 2 लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के ले चुका हूँ, आप उसको भी वॉच करिएगा और डेफिनेटली आपकी इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी और गिव मी अ लव एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइज, गिव मी अ थम्स अप सो आई कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद दिस। इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा है एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर पाए हैं, डिफरेंस कर पाए हैं अच्छे से। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंस कर चुके हैं। उसके बाद हम अभी तक पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि इन सारे टॉपिक्स में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जो अगला सेशन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि संडे को, वो होगा डाउट। यानी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उस सब का हम लोग डाउट करेंगे और वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मुझे विश्वास है कि आज का लेसन आप पूरा का पूरा 60 मिनट इन्जॉय करेंगे मेरे साथ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगेगा तो आप मुझे पूछेंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर अ कंप्लीट आवर्स, क्योंकि मैंने ये बात नोटिस करी है आप लोगों की कि जितने बच्चे मेरे साथ अभी तक ज्वाइन करते हैं लेक्चर वो पूरा 60 मिनट देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्राफ है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्कार्सिटी क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक डिस्कस कर चुके हैं एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इतना सारा पढ़ने के बाद अब हम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में। ओके, अगर आप सबके जैसे डाउट है तो स्ट्रक्चरल मेरे पास एक डाउट आया है तो मैं उसको संडे वाली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूंगा। और जितने भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है उसके अलावा वो सारे आप अपने डाउट्स तैयार रखिए। संडे वाले यानी कि नेक्स्ट सेशन जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 वो हम लोग डील करेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से डाउट क्लास शायद कल ही हो, तो एक बार शेड्यूल में जाकर आप लोग देख लेना। ओके, चलिए तो हम लोग आते हैं अब आज के प्रैक्टिकल टॉपिक पे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे से सुनेंगे और बिलीव करना कि आप सब अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं आपके इनके नाम से ही इनके मीनिंग समझा दूंगा, उम्मीद करना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सबसे पहले इसको हम पीपीसी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीसी। याद रखना कि इसके और भी नाम हैं। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जगह पर हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तब तक आप लोग अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए वाई वाई लिख करके या पीपी लिख करके, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, नमन, श्वेता, तन्नु, तन्नु, अदिति, निधि, सूरज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और हम इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। आई थिंक कोई इशू हो गया था मेरे हिसाब से, तो मुझे बता देना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, अब आप तक आपको प्रॉब्लम, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
इसी के साथ हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आप चाहें तो इसको PPF भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले PPC कर्व, PPC बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए इसको PPB कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे PPF, यानी कि कुल मिलाकर के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि PPC के आपके 3 नाम हैं। क्या क्या है? PPB, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या आपको चारों नाम में कोई दिक्कत है? अभी इनका मीनिंग मैंने डिस्कस नहीं किया है। आपको ये बात समझ में आ गई सबको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हमारे पास 1 2 3 4 नेम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हम सबसे सिंपल टर्म लिखते हैं P प्रोडक्शन। मैं आगे फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, याद रखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं PPC। यानी कि PPC कर्व क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने लास्ट नेम बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, देखिए मैंने लास्ट नेम बताया था, सॉरी फ्रंटियर, PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके ओके सूरज, थैंक यू। देखिए प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या बोलते हैं? देखिए सबसे लास्ट नेम क्या है आपका? ये कर्व है। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कर्व है। ये एक ऐसा कर्व है जो क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। ध्यान से सुनना, क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताता है? तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि अगर मैं पूछूँ कि PPC क्या है, तो PPC आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ गया कि ये एक ऐसा कर्व है जो क्या बताता है? पॉसिबिलिटीज बताएगा। किसकी पॉसिबिलिटीज बताएगा? प्रोडक्शंस की पॉसिबिलिटी बताएगा। समझ में आया सबको? सो गिव मी थम्स अप। बहुत ईजी था, ईजी था कि नहीं था? वैसे हमें क्या लग रहा था? बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो मैंने क्या बोला? सिंपल सा बोला कि PPC क्या है? तो PPC एक ऐसा कर्व है जो हमें पॉसिबिलिटी बताता है। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताता है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से और इसको और एलोबरेट करता हूँ मैं। देखिए सपोज एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले रहा हूँ मैं। हाइपोथेटिकल वर्ड अब आगे से जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये समझेंगे। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले रहा हूँ। मैंने क्या लिया है? हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सब कुछ हमारे हिसाब से है या हमने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर कि ऐसा ऐसा चलेगा। तो मैंने क्या करा? एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले ली है। तो इस इकोनॉमी में क्या समझते हैं हम? इस इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है? 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। क्या हो रही हैं? 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। 2 गुड्स क्या हो रही हैं? प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? एक हमने हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ली है जहाँ पर क्या हो रहा है? 2 गुड्स आप लोगों की प्रोड्यूस्ड हो रही है। अब वो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, हम लोग यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी कि क्या क्या? तो एक हम लोग ले लेते हैं वीट, यानी कि मान लीजिए हम लोग इकोनॉमी के अंदर एक तो प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट और एक प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन। बहुत ही आराम से समझना, जल्दबाजी मत मचाना, क्योंकि मैं जितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ उतने प्यार से आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि PPC कर्व क्या है? तो मैंने सिंपल सा समझाया आप लोगों को मीनिंग। जब भी कोई पूछे तो सिंपल ऐसे बोलो, ये एक ऐसा कर्व है। थैंक यू कृष्णा एंड शिवेंद्र फॉर ज्वाइनिंग अस। PPC क्या है? तो PPC एक ऐसा कर्व है जो हमें क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। किस चीज़ की? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। कृष्णा और शिवेंद्र, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं और आपको अगर पूरा लेक्चर देखना है तो मैं थोड़ा सा पहले का रिपीट कर दूंगा, बट मुझे प्रॉमिस करो कि आप 60 मिनट पूरा लेक्चर देखोगे, देन मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कृष्णा से यस, शिवेंद्र से यस। थैंक यू शिवेंद्र एंड कृष्णा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आज की क्लास में बेटा मैं PPC कर्व के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। मैं अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो प्रीवियस 2 लेक्चर आप जाकर गो थ्रू कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? तो एक बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, एक बोलते हैं हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और एक बोलते हैं हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर PPC कर्व क्या है? तो PPC कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है।
किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बताता है? प्रोडक्शंस की पॉसिबिलिटी बताता है। तो यहाँ तक हम ये अभी पढ़ रहे हैं, तो आई होप सो जितना मैंने बोला ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मुझे एक बारी ओके लिखकर भेज दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। थैंक यू। अच्छा, बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है तो वो भी मुझे ओके लिखकर भेज दीजिए, जिससे मैं वापस कंटिन्यू आ सकूँ अपने टॉपिक पे। नमन से ओके, निधि से ओके, सूरज से ओके, अदिति ओके, हर्ष तुलसियान ओके। ओके चलिए, श्वेता से ओके, थैंक यू। तो अब मैंने क्या बात की आप लोगों से, तो हम लोगों ने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा इस इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब भी हाइपोथेटिकल मतलब है कि हम एज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैंने एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले ली है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर क्या हो रहा है, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो व्हीट हो रहा है और एक क्या हो रहा है आप लोगों का, कॉटन हो रहा है। एक तो व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और एक किसका प्रोडक्शन हो रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप जरा समझिए, आप सबको यहाँ पर दो बातें अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए। क्या क्या? तो मैं यहाँ पर जब भी पीपीसी कर्व आगे से पढ़ूंगा, याद रखना इस बात को, या जब भी आप पीपीसी कर्व पढ़ेंगे तो थोड़ा मेरा लेवल जो है वो एडवांस पढ़ाने का है। मैं ये नहीं बिलीव करके पढ़ाता कि बच्चे बेसिक लेवल के आते हैं। बच्चे अगर इकोनॉमिक्स ली है तो उन्हें पता है कि मेरे को यहाँ पर बेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। एजम्पशन में अभी मैं बेसिकली सिर्फ दो ही एजम्पशन ले रहा हूँ, बाद में मैं और एजम्पशंस को एलोबरेट करूँगा अच्छे से। देखो, सबसे पहला एजम्पशन वो क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पर ध्यान समझना कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी ये इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी ये इकोनॉमी है और हमारे पास जो ये लैंड है, यानी कि इतना बड़ा जो हमारे पास लैंड है, वो क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा लिमिटेड है। दूसरी बात क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, कि फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूँ, या इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम। फुलर यूटिलाइजेशन वर्ड यूज कर लीजिए, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ, क्या जानना चाहते हो आप लोग कि फुलर और ऑप्टिमम का क्या मीनिंग है? जानना चाहते हो? से वाई 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 वाई। थैंक यू। देखिए, तो फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों के हॉलीडे हैं, तो हॉलीडे में क्या होता है कि हमारे पास 8 आवर्स, 12 आवर्स या फिर 14 आवर्स हमारे पास होते हैं, बाकी एक स्लीपिंग टाइम होता है। तो कहने का मतलब, हम अगर 8 आवर्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेरे को जैसे कि 1 आवर मिला है पढ़ाने के लिए, तो मैं इसका क्या करूँगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूँगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि मैं जितना बेस्ट हो सकता हूँ, यानी कि उसका मैं क्या करूँगा, प्रॉपर यूज़ करूँगा। और मैं अगर इस केस में समझाऊँ आपको, लैंड के केस में, तो ये जो लैंड है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक हिस्से का प्रोडक्शन इतने अच्छे से करूँगा, यानी कि कहने का मतलब, हाँ वेरी गुड, मैक्सिमम यूज। मैक्सिमम मतलब कि कोई भी हिस्सा यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर के कोई भी हिस्सा जो है यहाँ पर, वो क्या नहीं होना चाहिए, अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, यानी कि फुलर यूटिलाइज होना चाहिए। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, फुलर यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसी को दूसरा वर्ड क्या कहा जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो मैं पीपीसी कर्व को समझाने से पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को कि पीपी, हाँ अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे, ठीक है नमन। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि पीपीसी, तो पीपीसी कर्व एक ऐसा कर्व है जो हमें क्या बताता है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। अभी तक मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, कि मैंने ये सिखाया कि एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो गुड्स हैं। दो गुड्स मतलब एक गुड्स क्या है हमारे पास, तो एक गुड्स है हम लोगों के पास, वो है बीट, और दूसरा क्या है, कॉटन। अब आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हमें क्या करना है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना है। अब हम क्या बनाएंगे, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉसिबिलिटी। क्या बनाएंगे, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या बना, इधर लिखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना, आप समझना अच्छे से। और एक तरफ हम लोग लिख लिया वीट, ठीक है, और एक तरफ लिख लिया हम लोगों ने कॉटन, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए कि वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, केजी में होता है, यानी कि क्वांटिटी में होता है। और कॉटन का जो होता है प्रोडक्शन, वो बंडल में होता है। किस में होता है, बंडल में। क्या ये बात सबको पता चल गई है, या समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना, यस या नो, से यस या नो। यस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर श्वेता, थैंक यू।
तो हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में एक हमारे पास वीट हो गया और एक हमारे पास कॉटन हो गया। तो देखिए यहाँ पे समझना, आपको पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो किसके बेस पर रहेगा, वो इकोनॉमी के बेस पर रहेगा। यानी कि इकोनॉमी में क्या करने जा रहे हैं, हम अब अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करना सीख रहे हैं। यूज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास दो रिसोर्सेज है, ठीक है, मतलब सॉरी, मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उसका क्या करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारे टाइप की क्या बनाऊंगा, पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। पॉसिबिलिटी मतलब क्या रहेंगी कि लाइक या तो मैं पूरा का पूरा वीट का प्रोडक्शन कर लूँ या मैं पूरा का पूरा कॉटन का प्रोडक्शन कर लूँ। तो मान लो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी के ऊपर। अगर इकोनॉमी में थोड़ा मान लो वीट की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी कॉटन की, तो थोड़ा वीट भी प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा कॉटन भी। तो ये जो सिचुएशन होगी ये कैसी है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो मान लीजिए मैंने पहले सिचुएशन बनाई वीट की, तो जहां पर वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 100 kg, यानी कि जितना भी लैंड है आपके पास उसका आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं। और कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। यानी कि पहली सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्या बता रही है, यहाँ पर ये बता रही है कि आप सारा का सारा प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, वीट का, बट कॉटन का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी के अंदर कॉटन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने जो ये वर्ड बोला है क्या आपको समझ में आया है, मैंने बोला है कि अगर मुझे कॉटन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि मैं यहाँ पर कॉटन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए वीट को क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करके देखते हैं सही आंसर कौन बताता है। कॉटन भी जरूरी है ड्यू टू इकोनॉमी, इक्वल, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी, ओके। और क्वेश्चन आस्क अगेन, मैंने पूछा कि मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पर मुझे वीट का प्रोडक्शन क्या कर रहा हूँ, मेरे को डिमांड लगा कि इकोनॉमी में क्या है, कॉटन की भी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने थोड़ा सा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया। तो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया तो मैंने क्या करा, वीट को थोड़ा सा यहाँ पर कम किया। तो मैं ये पूछा मैंने कि कॉटन को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को वीट क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था पीछे वाले स्लाइड में, आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पर क्या देखा था आपने, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है आपके पास, यानी कि जितना है वो इतना ही है। यानी कि कहने का मतलब आपके पास मान लो अगर इंडिया है तो ये नहीं है कि प्रोडक्शन करने के लिए आप पाकिस्तान के हिस्से में घुस जाओगे या फिर श्रीलंका के हिस्से में घुस जाओगे, चाइना के हिस्से में घुस जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, एक गुड्स को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें लास्ट वाले को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई, से वाई वाई वाई। थैंक यू। देखिए अब मैं कहता हूं, मान लीजिए कि आपको वीट का थोड़ा और प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉटन को थोड़ा और आपको कॉटन का थोड़ा और प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वीट को आपको थोड़ा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं वीट का प्रोडक्शन बढ़ा करके कितना कर दूं 20, तो मुझे वीट का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा और सेक्रीफाइस करने का, 70 कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। वो क्या, मैंने यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन थोड़ा और कर लिया, तो थोड़ा और कर लिया तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वीट को थोड़ा और सेक्रीफाइस कर लिया, मैंने एक और लेवल बना लिया कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉटन का 40 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, वीट का पूरा 0 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ यही डाउट है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सीधा डाउट आता है, सुनना ध्यान से, सीधा डाउट आता है बच्चों का कि मैंने यहाँ पर 100 से 90, अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 10 यूनिट्स, यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किया 20 यूनिट्स, यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया 30 यूनिट्स, और यहाँ पर कितना किया मैंने 40। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एक सीक्वेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि जो सिचुएशन है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब क्या है कि हम यहाँ पर केवल एक
कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एजम्पशन बेस्ड पे। ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि कंफ्यूजन में फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने कहा कि मैंने एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले ली है, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले ली मैंने, और वहाँ पर मैंने क्या करा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन किस पे बेस्ड है, इकोनॉमी में बेस्ड है। यानी कि कुल मिलाकर के हमने क्या करा, एक कॉम्बिनेशन बनाया जहाँ पर हम देख रहे थे या तो सारा प्रोडक्शन वीट का हो तो कॉटन हमें जीरो होगा। जैसे ही हम कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वीट को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने कॉटन का थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमें क्या करना, वीट को थोड़ा और सेक्रीफाइस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर डाउट आता है, हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर जितना सेक्रीफाइस, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये लैंड का पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो ये बताओ कि आपको पता होना चाहिए कि वीट का प्रोडक्शन तो क्वांटिटी में हो रहा है, केजी में, और जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है वो बंडल में हो रहा है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मान लो इतने बड़े लैंड में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन वीट का होगा, क्या उतना ही प्रोडक्शन कॉटन का भी हो सकता है? नहीं ना। तो दोनों की यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा आपको कि वीट का एक अलग लेवल है प्रोडक्शन का और कॉटन का अलग है। कॉटन का प्रोडक्शन किस में हो रहा है, बंडल में हो रहा है, और वीट का किस में हो रहा है, तो वो हो रहा है आप लोगों का केजी में। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में दोबारा कभी नहीं डाउट आना चाहिए कि सर जितना आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही गेन करिए। तो हमने एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी। तो यानी कि अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे बेस्ड में एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना डायग्राम को बहुत अच्छे से, डायग्राम में बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 और वाई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ आप लोगों का, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कॉटन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया आप लोग का, वीट। तो वीट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और कॉटन का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं आप, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा, यहाँ पर ये हो गया कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर हो गया आपका वीट का प्रोडक्शन, और यहाँ पर हो गया आपका कॉटन का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन मान लो आपने जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो आपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या करा, यानी कॉम्बिनेशन बना लिया, यानी कि वीट का और कॉटन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, सारा का सारा प्रोडक्शन वीट का, तो कॉटन जीरो करना पड़ा क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स था आपके पास। कॉटन का बढ़ाया तो वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर कॉटन बढ़ाया आपने तो वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर कॉटन बढ़ाया तो आपको वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर आपने कॉटन बढ़ाया तो आपको वीट का जीरो करना पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने क्या बनाया है, ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या बोला हमने इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको टेबल, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या टेबल। अब ध्यान सुनिए, जो भी कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको पुट करते हैं। देखिए जब वीट का प्रोडक्शन 100 हो रहा है तो कॉटन का कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया, ये रहा आपका, ध्यान देना इधर, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये रहा। इसी तरीके से जब आपका बी, यानी कि आपका यहाँ पर कॉटन कितना हो रहा है 10, तो बीट कितना हो रहा है 90, ये रहा आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जब कॉटन का 20 हो रहा है तो यहाँ पर ध्यान देना, कॉटन का 20 हो रहा है तो वीट का कितना हो रहा है 70, यहाँ पर मार्क करा हमने 20 पर, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 20 पे 70 हो गया, फिर 30 पे कितना हो रहा है 40, तो ये रहा आपका 30 पर 40, ठीक है। इसी तरीके से आपका 40 पे कितना हो रहा है 0, और मैं अगर इसको मिलाऊं, ध्यान देना है पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा मिलाने में, इस तरीके से। तो मैंने इसको बनाया, यस ऑफ कोर्स, तो इसको मैंने जब बनाया तो इसका जो ओरिजिनल शेप होगा, जब आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे इसको, तो इसका जो ओरिजिनल शेप है, तो ओरिजिनल शेप कैसा दिखेगा वो देखिए एक बारी फटाफट से, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप कैसा दिखेगा आपको, लाइक आप ऐसे बनाएंगे और इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पीपीसी कर्व। इसको क्या बोलते हैं, पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि आप ध्यान देना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब बारी आ गई है उसको डिफाइन करने के, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शो करता है टू
ध्यान देना, वापस मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान सुनिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन है? डिफरेंट, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो क्या बताती है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप उन रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से क्या बनाया आपने? जैसी भी इसमें से सिचुएशन होगी, लाइक ए बी सी डी ई, इसमें से कोई सा भी एक सिचुएशन क्या कर लेंगे आप? पिक कर लेंगे। लेकिन कोई सी भी सिचुएशन जब आप पिक करने जा रहे हैं तो वो सारी की सारी सिचुएशन क्या शो कर रही है? फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आप ए बी सी डी इसमें से कोई सा भी चूज करें तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि जितना भी रिसोर्स आपके पास गिवन है उसका आप फुलर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पीपीसी कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। पीपीसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। Production possibility curve show the different combination with two goods with the given resources and given technology। तो वहां पर आप एक और assumption ऐड कर दीजिए। कौन सी? एक तो आपका गिवन रिसोर्सेस लिमिटेड था, यानी कि, और दूसरा क्या था? फुलर यूटिलाइजेशन। और थर्ड आप एजम्पशन यहां पर यूज कर सकते हैं। नहीं, देखिए आपको पता है कि डायग्राम पे आप दो ही वेरिएबल लेंगे, तो दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। एक क्या है? विद द गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन टेक्नोलॉजी। अच्छा ये बताओ मुझे आप सब कि क्या आप सबको पीपीसी कर्व की डेफिनेशन समझ में आ गई है या नहीं आई है? अगर आ गई है तो से वाई 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 वाई। ओके चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, डेफिनेशन दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप सबको। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्रंटियर, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बाउंड्री कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। देखिए क्या होता है ये? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी विद गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। या सिंपल अगर आप डिफाइन करेंगे तो पीपीसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सिंपल सा लॉजिक क्या रखेंगे आप यहाँ पर? क्या बोलेंगे आप लोग? पीपीसी कर्व, यानी कि पीपीसी कर्व है ना, शो क्या शो करता है? द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, क्या शो करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू production possibility curve show the different combination of two resources या with given resources that show the two resource या two goods आप यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है। that show the, क्या कर दिया हमने यहाँ पर, सॉरी, पीपीसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट शो द फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्या शो करता है आपको? फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अच्छा तो आप पीपीसी को सिंपली अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे बोलेंगे? इट शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्स, ठीक है। यानी कि इसकी एजम्पशन पे ही ये टिका हुआ है पूरा का पूरा। यानी कि इसकी एजम्पशन क्या क्या है? एक तो आपके पास रिसोर्स गिवन है, और एक क्या गिवन है आपको? टेक्नोलॉजी। और आपने क्या एज्यूम किया है कि जो इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहली एजम्पशन क्या होगी आपके? रिसोर्सेस गिवन है, दूसरी क्या है? टेक्नोलॉजी गिवन है, तीसरा क्या है? आप ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और चौथा क्या है कि कैपेसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट, यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी क्या है? डिफरेंट हो सकती है। बट याद रखना जब कभी भी आप पीपीसी कर्व को डिफाइन करोगे तो आपको उसके 3 एजम्पशंस यूज जरूरी है करने। तो फटाफट से मुझे बताओ आपको समझ में आया, फिर मैं आपको आगे लेके चलूं। ओके मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। हर्ष मैं बता रहा हूँ क्या एज्यूम करना है, ठीक है। थैंक यू। देखिए अब मैं आपको एक बार बेसिक बात दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। समझना अच्छे से समझना। देखिए अच्छे से क्या समझेंगे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने पूछा पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है।
तो आप कैसे बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन विद गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ये तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जब आपने पीपीसी कर्व बनाया तो उसकी एजम्पशंस क्या हैं, यानी कि एजम्पशन में आप लोगों को 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या, पहला कि रिसोर्सेज क्या रहेंगी आपकी, लिमिटेड रहेंगी, क्लियर होगी बात यहां तक। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि टेक्नोलॉजी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि लाइक हम अगर एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 50, 100, 200 बच्चे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या यूज होता है कि हम एक साथ वहां पर चाहें तो 1000 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का चेंज कर देंगे तो ऑफ कोर्स उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कहने का मतलब आपके पास जितना है आप उसी को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो सके। तो कहने का मतलब पीपीसी आपकी किस पे बेस्ड होती है, एक तो रिसोर्सेस लिमिटेड होती है, दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं उनका क्या हो रहा होता है, ऑप्टिमम या फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। चौथा पॉइंट क्या वर्ड यूज करेंगे आप, तो ये यूज कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि मैंने क्या समझाया कि जो पीस ऑफ लैंड है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वीट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड साथ साथ किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, कॉटन का भी तो प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, तो पीपीसी को डिफाइन कर देंगे, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द पीपीसी, तो 4 पीपीसी के आपने एजम्पशन दे दी। फिर उसके साथ साथ अगर पूछा जाता है आप लोगों से कि पीपीसी को शेड्यूलिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो तो आप कैसे करेंगे, पीपीसी को ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये बनाया आपने क्या, पीपीसी कर्व। तो यानी कि एक्स एक्सिस 0 और वाई, तो आपने इसे क्या बोला, पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब दिमाग में एक बात रखना याद, यहां पर आप क्या नोटिस कर दे, कॉम्बिनेशन, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है, और ये क्या है, ई है। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे पूछने वाला हूं, मुझे बताना, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पर किसका प्रोडक्शन हो रहा था, कॉटन का, यहाँ पर किसका हो रहा था, वीट का। अब ये बताओ कि जो ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है या जो ये पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ए बी सी डी ई, ये क्या शो कर रहे हैं, फटाफट से अपने आंसर कमेंट करो, ये क्या शो कर रहे हैं बताओ फटाफट से। ठीक है, देखो भाई, आपको पता है ये पीपीसी कर्व है, अब तो समझ में आ गया। बट ये क्या शो कर रहे हैं, यानी कि जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई, ये क्या शो कर रहे हैं, तो ये शो कर रहे हैं फुलर, यानी कि फुलर एफिशिएंट, फुलर वर्ड यूज कर लीजिए, एफिशिएंट वर्ड यूज कर लीजिए, या ऑप्टिमम वर्ड यूज कर लीजिए। तो फुलर एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो से वाई 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 वाई, या एक थम्स अप दे दो फटाफट से, थैंक यू। यहां पर ही बात समझ में आ गई। अच्छा, पीपीसी कर्व को कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, तो पीपीसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेस एंड गिवन टेक्नोलॉजी दैट कैन बी फुली यूटिलाइज और ऑप्टिमम यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो ये हो गया पीपीसी कर्व, ठीक है। तो अब यहां पर आपने क्या समझा, तो आपने अभी तक 3 बातें समझी, 3 बातें क्या क्या हो समझ गई, समझे आप लोग, सॉरी 4 बातें। तो पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रिगार्डिंग आपने क्या क्या समझा, तो पीपीसी का मीनिंग समझ गए आप सारे के सारे, पीपीसी कर्व की आप क्या समझे, एजम्पशन समझ गए आप काफी अच्छे से, यानी कि पीपीसी कर्व का आपने मीनिंग समझा, एजम्पशन समझा, उसके बाद आपने क्या समझा, पीपीसी कर्व का शेड्यूल देखा आप सबने, फिर पीपीसी कर्व का क्या देखा आप लोगों ने, ग्राफ देखा। बोलो हाँ या ना, ये चारों बातें सबको क्लियर हो गई हैं अच्छे से यस, यस मत लिखा करो, वाई वाई लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा मुझे, बहुत अच्छे बच्चे आप सारे के सारे, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर मैं एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा पीपीसी की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान देना इधर, देखो ये मान लो मैंने एक पीपीसी कर्व बनाया, ठीक है, तो मैंने यहां पर पॉइंट्स दे दिया आपको, ए, ठीक है, इसका नाम दे दिया बी,
इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D, इसका नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, इसका नाम दे दिया G, इसका नाम दे दिया H, इसका नाम दे दिया J, जो भी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, x एक्सिस 0 y, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉइंट A क्या शो कर रहा है, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर ज्योति का, फुलर यूटिलाइजेशन, हर्ष फुलर यूटिलाइजेशन। पॉइंट ए, डियर पॉइंट ए, ऑफ कोर्स देखिए अच्छा है, आंसर आपका अच्छा है। देखिए ए पॉइंट शो हो रहा है कि हम यहाँ पर, हाँ ठीक है, पॉइंट ए शो हो रहा है कि हम यहाँ पर सारा का सारा प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि कॉटन है और ये वीट है, तो वीट का हो रहा है। बट मैं पूछूं पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, तो बोलेंगे आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसी तरीके से पॉइंट बी, सी, डी, ई क्या शो कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। परफेक्ट है यहाँ तक, तो ऑप्टिमम बोल दीजिए, एफिशिएंट बोल दीजिए या फिर फुलर बोल दीजिए। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको शो कर रहे हैं। आया समझ में आप सबको, से यस फटाफट से, फिर आगे चलता हूं। थैंक यू। देखिए बट अब मेरा क्वेश्चन है कि पॉइंट एफ, ठीक है, पहला पॉइंट, और पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा कि पॉइंट जे ये क्या शो कर रहे हैं, बताओ फटाफट से। पॉइंट एफ क्या शो कर रहा है और पॉइंट जे क्या शो कर रहा है। थैंक यू सो मच इतने सारे थम्स अप के लिए। नॉट फुलर, बिल्कुल सही है। इनएफिशिएंट, बिल्कुल सही है, हर्ष तुलसियान चलेगा। अंडर यूटिलाइजेशन, सबसे परफेक्ट आंसर जो आया है वो आया है अदिति का, यानी कि परफेक्ट वर्ड मैच करा है। थैंक यू अदिति। यानी कि ये जो पॉइंट है, देखिए ध्यान रखना, पीपीसी कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट जो होगा, यानी कि पीपीसी कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप अगर अपने टॉपिक के हिसाब से वर्ड यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या हम इसे बोलते हैं अटेनेबल, क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कि वो मान लो आपके पास जितना भी एरिया है, आप एक तो उसका प्रॉपर यूज और उसके अंदर रहकर मतलब कितना यूज कर सकते हैं, वो सारा क्या होगा, अटेनेबल। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं अटेनेबल वर्ड यूज करूंगा, तो मैं अटेनेबल वर्ड अगर यूज कर रहा हूं तो अटेनेबल में ये सारे पॉइंट आएंगे, ए, बी, सी, डी, ई और एफ और जी। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन आएंगे। याद रखना हमेशा, अगर मैं आपसे पूछूं तो अटेनेबल में क्या होता है, तो पीपीसी कर्व पे जितने भी लाइन पॉइंट्स होते हैं और उसके अंदर वाले पॉइंट्स, वो सारे क्या होते हैं, अटेनेबल। इसी के साथ अगर मैं पूछूं आप लोगों से एच और जे वो क्या शो कर रहे हैं पीपीसी कर्व में। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच एंड जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, फटाफट से, अगर आंसर है तो बता सकते हैं, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। परफेक्ट, अदिति का बिल्कुल परफेक्ट, आउटर हाँ चलेगा, बट परफेक्ट आंसर जो है आउटर नहीं बोलकर क्या बोलेंगे इसको, ओवर यूटिलाइजेशन। क्या वर्ड बोलेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आया यहाँ तक सबको, क्लियर हो गया, परफेक्ट। तो अब मैं एक और चीज बना के दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि पीपीसी कर्व पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वो क्या शो करता है, फुलर, एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्लियर है, चलेगा सबको, यहाँ तक क्लियर होगी बात आप सबको। अच्छा, और पीपीसी के अगर अंडर होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और मान लो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसे क्या बोलेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है आप सबसे, मुझे बताना कि अगर पॉइंट कोई, मान लीजिए मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं और मैं यहां से अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, मान लीजिए पीपीसी कर्व है, ठीक है, और इसके अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट जो है, मैंने बोला कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन में चल रही है। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि अंडर यूटिलाइजेशन में है। तो मुझे ऐसे कोई दो उपाय बताओ जिससे गवर्नमेंट इस पॉइंट को यहाँ पे लिया है, इस पॉइंट को यहाँ पे लिया है, यानी कि जे पे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैंने बोला ये पॉइंट जे है तो यानी के और एल,
यानी कि मुझे दो ऐसे मेजर बताओ, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मुझे यहाँ पर दो ऐसे मेजरमेंट बताओ जिससे एक, मान लो हम पॉइंट जे में हैं, यानी कि हम अगर अंडर यूटिलाइजेशन में हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएं, फुल यूटिलाइजेशन में। तो मुझे कोई दो ऐसे उपाय बताओ जहाँ पर हम क्या कर सकें, पॉइंट 1 यानी कि जे से, यानी कि इस वाले पॉइंट से हम कहाँ पहुँच सके, के एंड एल। चलो मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, बताओ फटाफट से, है कोई इलाज आपके पास? यूज ऑफ मैक्सिमम लैंड, देखो आप, ऑल्टरनेटिव यूज एंड फुलर यूज ऑफ रिसोर्स, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट रिसोर्स। एक इकोनॉमी है जो अंडर यूटिलाइज है, मतलब अंडर यूटिलाइज हो रही है, तो आपके पास ऐसे दो कौन से उपाय है जिससे आप उसको फुलर यूटिलाइज करोगे? इंक्रीज तो कर नहीं सकते क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ये हमारी एजम्पशन है। वेरी गुड, नमन का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है कि नहीं, उसका हम कर नहीं सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूज हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। क्या करोगे आप? अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, तो ऑफ कोर्स देखिए ध्यान से, यानी कि मैं पॉइंट जे पे हूं, ध्यान सुनना, पॉइंट जे पर हूं, तो पहला पॉइंट यहां लिख दूं, दूसरा पॉइंट, तो पॉइंट जे से इकोनॉमी चाहती है वो के पे जाए, तो वो क्या कर सकती है, स्किल्ड कर सकती है। किस, क्या कर सकती है, स्किल्ड कर सकती है। किसको स्किल्ड कर सकती है? अपने लेबर को। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो लेबर है वो इनएफिशिएंट है। कहने का मतलब, मान लीजिए ध्यान सुनना, कि आपके पास 8 आवर्स है, 8 आवर्स के अंदर एक कंपनी है जो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है, और वहीं पर दूसरी कंपनी है वो 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। तो अगर हम उन अपने लेबर्स को क्या कर सके, स्किल्ड कर सके, तो स्किल्ड का मतलब क्या है कि हम अंडर यूटिलाइजेशन से कहाँ जाना चाहते हैं, फुल यूटिलाइजेशन में। अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल में याद दिला रहा हूँ, देखो अगर पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, चलो बताओ, PMKVY, क्या आप में से इसकी किसी को फुल फॉर्म पता है? PMKVY की फुल फॉर्म पता है किसी को? नो। नो। PMKVY की फुल फॉर्म पता है आप सबको? नो। देखिए PMKVY के जो फुल फॉर्म है वो देखिए ध्यान से, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, कौशल मतलब स्किल। आपको पता होगा 2014-15 में, अब परफेक्ट आ रही है आप सबको, निधि, स्किल्ड करना, यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या टारगेट था गवर्नमेंट का, स्किल्ड करना, यानी कि एक लार्ज स्केल पे इसको बनाया गया था। यानी कि बाकी सबको प्रॉपरली, आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी आ रही है? से यस या नो प्लीज, मैंने पोल दे दिया है, पोल में आंसर दो, क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्वालिटी आ रही है? यस। ऑफ कोर्स, शाबाश, यानी कि आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, आप लोग को तो बहुत कुछ आता है। 11th क्लास के बच्चे को तो यार PMKVY के बारे में अगर पता है तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। ग्रेट, याद आया? ऑफ कोर्स, शाबाश। ठीक है, मतलब एक दो बच्चों को दिक्कत है, ठीक है, गजब है। देखो, तो यानी कि अगर हम, ध्यान सुनना, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया मिशन क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उन्होंने देखा जो हमारी रिसोर्सेस है, यानी कि ऐसे लेबर क्लास जो अंडर यूटिलाइज रहते हैं, जो कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर नेक्स्ट में लिख देता हूँ। हमारे पास जो रिसोर्सेस होती हैं, याद रखना, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो कितने तरह के, दो तरह की, एक है हमारे पास नेचुरल, ठीक है, और एक है हमारे पास ह्यूमन। यानी कि कहने का मतलब, हम नेचुरल रिसोर्स का तो यूज कर ही रहे हैं क्योंकि हमारे पास लैंड है, फिक्स्ड है, हम उसका यूज तो कर ही रहते हैं, आप सबको पता है, लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें लगी हुई है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्किल कर सकते हैं। यानी कि अगर वो स्किल होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या इंक्रीज होगा, एक तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, समझना ध्यान से, या हम कह सकते हैं इसके साथ साथ क्या चीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, ध्यान समझना। प्रोडक्शन मतलब कि एक कंपनी है जो 100 यूनिट्स बनाती है और हर बार 100 यूनिट्स बना रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वही लेबर अब 100 की जगह पर 150 यूनिट्स बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो कहने का मतलब अगर कोई इकोनॉमी अंडर यूटिलाइज्ड है तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने लेबर को स्किल्ड करना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? तो अगर स्किल्ड करते हैं तो इससे क्या होता है, बोलो, या फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर, बोलो, और कोई दूसरा उपाय? चलो ठीक है, दूसरा उपाय आपको ढूंढना है, ठीक है, सर्च करना है और मुझे बताना है आपको कि आपके पास क्या एक और तरीका है जिससे आप अंडर यूटिलाइज इकोनॉमी को फुलर यूटिलाइज में कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन, ठीक है, वॉच, वेट, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीपीसी के बारे में। तो पीपीसी की प्रॉपर्टीज, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम लोग बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज या जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने पीपीसी कर्व देखा अच्छे से, ठीक है, ठीक है, पीपीसी कर्व देखा। अच्छा, मैंने आप लोग को अनअटेनेबल बताया था ना, जो आउटर साइड होता है पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, वो भी याद रखना आप साथ साथ। देखिए पीपीसी कर्व को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आएगी इसकी प्रॉपर्टीज में। देखिए, अच्छा आप लोगों को याद है 10th क्लास में आपने साइंस में पढ़ा था कनकेव एंड कन्वेक्स, याद है? तनु से यस, कृष्णा से यस, सूरज से यस, याद है ना आप सबको? थैंक यू। अदिति से यस। अच्छा देखो, अगर सीधे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा तो कनकेव, और अगर उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा तो कन्वेक्स। मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं था। मतलब देखो, सीधे हाथ का मतलब है कनकेव, ठीक है, और उल्टे हाथ का पड़ेगा तो कन्वेक्स, ठीक है। तो ये जो शेप दिख रही है आपको वो क्या है, कनकेव दिख रही है, यानी कि जो शेप है वो क्या है, कनकेव है। क्लियर है यहाँ तक? तो पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज कनकेव शेप। कौन सा शेप होता है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पीपीसी कर्व का जो शेप होता है वो क्या होता है, कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। थैंक यू। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉनकेव, पीपीसी कर्व कैसा होता है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्यों होता है, थोड़ा तसल्ली रखो, समझेंगे आराम से। और दूसरी बात आप ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस कर रहे थे तो आपने क्या नोटिस किया था, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ए बी सी डी और ई, देखो अगर ए से बी पे मूव कर रहे थे हम तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, और बी से अगर हम सी पे मूव कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम, ध्यान से देखना, फिर सी से डी पे मूव कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, तो हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको गेन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं, और अगर हम चाहते हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, अगर नहीं समझ में आए ना तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो आपके पास दो ही पैर है और आपको जब आगे चलना है तो आगे चलने के लिए आपको एक कदम अगर आगे चलोगे तो पीछे वाले पैर को उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन, आपके पास तीन टांगे नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्लोप है, यानी कि इसका जो शेप देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जीरो, यानी कि इसका जो शेप देख रहे हैं आप वो क्या है, हाँ सबसे अच्छा आंसर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्योंकि समय सीमित होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा आपको, पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कौन सा स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप, या स्लोप कह लो या शेप कह लो, डाउनवर्ड शेप टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट। अभी तक आपको लगता था कि इकोनॉमिक्स थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, अभी तक कुछ बच्चों को लग रहा था इकोनॉमिक्स थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ ही प्रैक्टिकल है। तो आपको दो बातें, यानी कि प्रॉपर्टीज मैंने समझाया आपको, तो प्रॉपर्टीज में आपने दो चीज सीखी कि पीपीसी क्या होता है, एक कनकेव होता है और एक पीपीसी का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। क्या पीपीसी की दोनों प्रॉपर्टीज का मैंने अभी रीजन नहीं, मैंने आपको रीजन नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो वो कनकेव होता है और दूसरा क्या होता है, इसका शेप लेफ्ट टू राइट होता है।
अगर आपको सारा समझ में आ गया है देन से वाई 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 और गिव मी अ थम्स अप, फिर आगे चलते हैं। थम्स अप देने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। अभी रिवर्स नहीं करना है, करेंगे रिवर्स, करेंगे रिवर्स, श्योर करेंगे। देखिए श्वेता ने पूछा है, बस 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 थैंक यू, इतना सारा थम्स अप मत दिया करो कि रात में सो भी ना पाऊँ मैं, ठीक है। ओके मैंने बोला बेटा आप लोगों को जो सेकंड पॉइंट है, मैं आपको एक और फ्रेश डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपका पीपीसी कर्व है। तो अगर आप पीपीसी कर्व को देखिए तो इसका जो शेप है वो कैसा है, इस तरीके से है, यानी कि ये है आपका लेफ्ट हैंड और ये है आपका राइट हैंड। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से विजुअलाइज करिए इस चीज़ को, यानी कि क्या चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीपीसी कर्व का जो शेप है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट, या और हम इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, क्या है, डाउनवर्ड। तो पीपीसी कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग और लेफ्ट टू राइट। अच्छा अब बात करते हैं इसका रीजन, ये ऐसा क्यों होता है। तो रीजन बहुत सिंपल है, याद रखना मोर देन 90% टीचर इकोनॉमिक्स के गलत बताएंगे आपको रीजन, क्योंकि वो दोनों ही रीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको दोनों रीजन ही सेम लगता है। तो याद रखना हमेशा कि पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड है, यानी कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स इफ इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट्स। अच्छा निधि चले गए बेटा, भाग गए वो यहां से। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूं पीपीसी कर्व। अच्छा पहला वाला जो रीजन है उसके लिए हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी कि जो पहली वाली प्रॉपर्टीज है उसको सीखने के लिए हमारे को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ठीक है। चलिएगा आगे चले हम लोग। तो अभी तक मैंने बोला कि पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है या लेफ्ट टू राइट क्यों होता है। क्या आप सब समझने के लिए तैयार हैं? तो एक एक थम्स अप दो और आगे चलते हैं फिर फटाफट से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या चाहते हो तुम लोग, मैं सो ना पाऊं रात में? ये देखो 50 पूरी कर ही दो फटाफट से, शाबाश। 100 मत लगा देना आप थंब लाइक्स में, तुम लोग कुछ करके मानोगे लगता है। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कम टू द टॉपिक। बस 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 देखिए मैंने पूछा आप लोगों से, थैंक यू, मैंने पूछा आप लोगों से कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी जाए, यानी कि मान लीजिए आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पे आते हैं, तो ध्यान दीजिए इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इतना प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? मान लीजिए यहाँ तक, मान लीजिए अगर आप पॉइंट ए पर हैं और पॉइंट ए से बी पे जाना चाहते हैं तो आपको इतनी यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस, और इतना क्या करना पड़ेगा, गेन। सेम ऐसे ही अगर आप बी से सी पे जाना चाहते हैं तो आपको इतनी यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और इतना क्या करना पड़ेगा, आपको गेन करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डज द पीपीसी कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। If an economy wants to produce some extra or additional unit of good X, then they have to sacrifice the last amount of good Y। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? सो समझ में अगर आ गई है तो यस यस लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने बोला कि पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो क्यों होता है। तो पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण एक इकोनॉमी चाहती है कि अगर किसी भी गुड्स को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे तो उसे लास्ट वाले को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। गॉट इट?
अच्छा मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, आप लोगों के डिस्प्ले पे टाइम चल रहा है क्या? क्योंकि मेरा ना लगता है गलती से एरर हो गया कहीं पर। आप लोगों के डिस्प्ले पे टाइमिंग चल रही है क्या? कितना टाइम दिखा रहे हैं आप लोगों को वहां पर? अरे ये वाला टाइमिंग नहीं, क्लास का टाइमिंग, लाइव क्लास का टाइमिंग चल रहा है क्या? एक्चुअली कुछ एरर हो गया था बीच में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, हाँ लगता है एरर हो गया था ना स्टार्टिंग में ही, पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से क्लोज हो गया था, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू। मज़ा आ रहा है आप सबको पढ़ने में? मज़ा आ रहा है आप सबको पढ़ने में? थैंक यू। तो अभी तक की क्लास में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मज़ा आ रहा है आप सबको पढ़ने में? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पीपीसी कर्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीपीसी का हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो मीनिंग पढ़ लिया, एक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एजम्पशन पढ़ लिया, ठीक है। एक्चुअली मुझे स्लाइड से पढ़ाने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो फीडबैक देते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर विजुअल प्रेजेंटेशन को ध्यान रखा करें, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को चीटिंग करके पढ़ाने की आदत नहीं है, पता नहीं दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही इस तरीके के हैं कि मुझे वहाँ पर इस तरीके से, तो मुझे आपको ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अगर दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं स्लाइड बनाकर आऊँगा। और अगर नहीं है दिक्कत तो फिर मुझे ऐसे ही पढ़ाने दो, क्योंकि मेरी आदत है, मेरे को आज़ादी लगती है पढ़ाने में, जो दिल करता है मैं वो पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स ना रटी हुई है पूरी की पूरी, और मतलब कहीं से कुछ भी पूछ लो किसी भी ऑथर की बुक को, ठीक है। थैंक यू। तो यार फीडबैक अच्छा अच्छा दिया करो, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है, हाँ नहीं आती तो जरूर लिखा करो कि क्या दिक्कत था, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो मतलब 25 लाख बच्चों को दिक्कत नहीं आई है, पता नहीं अब क्या पता आप लोग को दिक्कत आ गई हो या मेरे स्किल्स कम हो गए हो पढ़ाने के, ठीक है कि नहीं। पिछले 11 ईयर्स में तो किसी ने नहीं बोला, ठीक है, तो मुझे बताना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एजम्पशन पढ़ा हम लोगों ने, फिर पीपीसी कर्व के हम लोगों ने क्या पढ़ा? शेड्यूल पढ़ा अभी तक, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे याद है तो वो आपको भी हो जाएगी याद। फिर हमने क्या पढ़ा वहाँ पर? उसका ग्राफ पढ़ा, ठीक है, यानी कि मीनिंग पढ़ा हमने वहाँ पर, एजम्पशन पढ़ी, शेड्यूल पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा पीपीसी कर्व के बारे में? उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज को और क्या बोलते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। और हमने पीपीसी कर्व में अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पढ़े, ठीक है। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पढ़े हम सब ने। इसके साथ साथ अगर आपने नोटिस करा तो क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा? यानी कि एक तो अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ये भी पढ़ा आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है। और पीपीसी की जो प्रॉपर्टीज थी दो, यानी कि एक तो कनकेव वाली, एक तो कनकेव और दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली। तो डाउनवर्ड वाला समझ में आ गया आप सबको अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताओ मुझे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं है? श्योर? चलिए तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हम लोग फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से मैं? क्वेश्चन पूछूं? चलिए थैंक यू यार, इतने सारे थम्स अप मत दो यार, मैं पागल हो जाऊंगा इतने सारे थम्स अप दे करके, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। पीपीसी कर्व में, पीपीसी कर्व पे कोई पॉइंट क्या शो करता है? पीपीसी कर्व पे कोई पॉइंट क्या शो करता है? गजब, ये हुई ना बात, फुलर यूटिलाइजेशन, शाबाश। फुलर, एफिशिएंट और ऑप्टिमम रहेगा याद सबको। दूसरा क्वेश्चन, पीपीसी कर्व के अंडर वाला कोई पॉइंट, लाइक पॉइंट जे, ये क्या शो करता है? पीपीसी कर्व के अंडर वाला पॉइंट क्या शो करता है? परफेक्ट, अंडर यूटिलाइजेशन, शाबाश। अच्छा, पीपीसी कर्व का आउटसाइड वाला पॉइंट क्या शो करता है? मान लो के, क्या शो करता है? ओवर यूटिलाइजेशन, शाबाश। पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज बताओ, शॉर्ट में लिख देना। पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज बताओ फटाफट से। पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज बताओ फटाफट से, शॉर्ट में लिख दो। कनकेव और डाउनवर्ड स्लोपिंग, कनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, कनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, शाबाश, थैंक यू। अच्छा,
इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है? 3। शाबाश, 1 2 3। ठीक है। जो जिसमें हम सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, परफेक्ट आंसर। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का, शाबाश। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से ऑरिजिनेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो है MIKRO वो कहाँ से ऑरिजिनेटेड है? ग्रीक से, शाबाश। और मैक्रो वर्ड कहाँ से ऑरिजिनेटेड है? ग्रीक वर्ड से, शाबाश। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई किसके लिए स्टैंड करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई किसके लिए स्टैंड करता है? इंडिविजुअल के लिए, शाबाश। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए किसके लिए स्टैंड करता है? ऑल के लिए। एग्रीगेट वर्ड यूज करेंगे, वैसे क्या वर्ड यूज करेंगे? एग्रीगेट। आप सही हैं बिल्कुल, ऑल भी चलेगा लेकिन एग्रीगेट, ठीक है। अच्छा, ट्रू या फॉल्स बताना, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन थ्योरी प्राइस थ्योरी है, ट्रू या फॉल्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन थ्योरी, परफेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन थ्योरी इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू ट्रू, शाबाश शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश। पीपीसी कर्व का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, ट्रू या फॉल्स? परफेक्ट। अच्छा, लास्ट चीज, अभी तक आप लोगों का जो चैप्टर में रह गया है वो देख लो फटाफट से, क्या क्या रह गया अब। अभी जो रह गया आप लोगों का वो पीपीसी कर्व में हम लोग पढ़ना बाकी रह गया। एक तो शिफ्ट पढ़ेंगे हम लोग, और एक हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट, यानी कि पीपीसी कर्व में शिफ्ट कब होता है और मूवमेंट कब होता है। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एमओसी और एमआरटी, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और हम लोग पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और उसी के साथ पीपीसी कर्व के 3 डिफरेंट शेप, यानी कि कनकेव और पीपीसी कन्वेक्स और पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब कब होता है, ठीक है। यानी कि इसे हम बोलेंगे यहाँ पर कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन कब कब होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग का एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, वो रह गया है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब ये सारा आप पढ़ लेंगे तो दुनिया की किसी भी बुक को आप उठा लेना, याद रखना केवल एक ही नाम याद आएगा, चंदन पाठक, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, वेलकम। फीडबैक एंड थम्स अप, बाय बाय।